गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्लास 11th में क्या सिखाया था? तो क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन पे हमने बात किया था प्रोजेक्टाइल पे बात किया था और इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर रहे थे। इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी क्या था? x और t में रिलेशन पता होता है, y और t में रिलेशन पता होता है, तो वहां से टाइम को एलिमिनेट करने के बाद जो भी इक्वेशन बनता था उसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के मैंने दो फॉर्मेट आपको बताए हैं। एक है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो मैंने ये फॉर्मेट बताया है और मैंने आपको एक और फॉर्मेट बताया था, उसमें क्या करते थे, एक्स tan थीटा कॉमन होता था, 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता था। अब मैंने इस पे ना आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इससे पहले वाले दिन में मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। क्वेश्चंस देखो, जब तक आप इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल के ही क्वेश्चंस फिजिक्स में पूरा ना, जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको नहीं समझ में आने वाला कि करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आज हम क्या करते हैं, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पे एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। वैसे तो ये बोलो कि एक क्वेश्चन हो जाएगा या एक कंसेप्ट है, एक बार ये कंसेप्ट सिखा दूंगा तो फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए फिर से मेरे दर्शन इतने ही थे। अब मैं गायब हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, अब कोई और आ जाएगा। अच्छा, मेरे को वो भी अब स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हुआ, शेयर स्क्रीन, ये आ गया शेयर, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कल वाले लेक्चर में मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए थे, आज भी मैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पढ़ेंगे, ठीक है। शेयरिंग रहने देते हैं, शेयरिंग चालू है, पॉज रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखा है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आएंगे या काइनेमेटिक्स में कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ के उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन का अगर आपने डायग्राम में कन्वर्जन कर लिया ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वही देखो, वही तो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करना ये बहुत ही आसान है। मेन जो आपको सोचना होता है वो होता है कि डायग्राम कैसे बनाना है, फॉर्मूले को, क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने की जो जो भी है, मतलब जो भी सोचना है या जो भी मेहनत करना होता है वो क्वेश्चन को सोचने में करना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकना है एट टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका है, so that on its way it just clears two vertical walls of equal height। तो वो on its way मतलब जब वो पास कर रहा होगा तो वो क्या कर रहा है, दो इक्वल हाइट के वॉल्स को क्लियर कर रहा है ऑन इट्स वे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, डायग्राम कुछ ऐसा बोला गया इन्होंने, कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि at t equals to 0 so that on its way it just clears two vertical walls of equal height। ये जब ये ट्रैवल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, दो वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट को क्रॉस करके जा रहा है, दो वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसको ये क्या कर रहा है, क्रॉस करके आगे मूव कर रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। सो दैट ऑन इट्स वे इट जस्ट क्लियर्स टू वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट। मतलब अगर ये हाइट h का है तो ये भी हाइट h का है। क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा। एक बार अगर आपने ये सीख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। द पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u।
पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट करने का, पार्टिकल को जो फेंकने का स्पीड है वो क्या है, वो कोई तो u है, और कितने एंगल पर फेंका इसको, थीटा एंगल पर। जब मैं इस u को रिजॉल्व करूंगा ना, जब मैं इस u को रिजॉल्व करूंगा तो u का एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा, और इसी u का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा u sin थीटा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलता जा रहा है और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं लिखते जाता हूँ। If the particle passes just grazing top of the walls at time t1 and t2, यहाँ पर ये जो टाइम है, मैंने आपको बताया था सेम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल है वो 2 बार आता है। तो पहली बार जब ये इस h हाइट को क्रॉस करके जा रहा था तो वो टाइम कितना है, t1 का, और दूसरी बार जब ये क्रॉस करके जा रहा है तो वो टाइम कितना है, t2 का। मतलब पहली बार जब इस h हाइट के वॉल पर ये आया, ग्रेस करके पास हो रहा है, मतलब टच करके पास हो रहा है, तो पहली बार जब ये हाइट को क्रॉस करेगा तो टाइम कितना था, t1। जब ये दूसरी बार क्रॉस कर रहा है तो टाइम कितना है, t2। देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। अब अपने को क्या करना है, h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, मैं स्क्रीन को मतलब क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो, हम क्या जानते हैं, किसी भी हाइट पर पार्टिकल जो है वो 2 बार आता है। ठीक है, और ये जो टाइम है t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2 जो होता है वो टाइम ऑफ लाइट के बराबर होता है क्या, टाइम ऑफ लाइट था 2u sin थीटा अपॉन g। ऐसा मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाइट पर पार्टिकल 2 बार आता है और उन दोनों का सम जो होता है वो टाइम ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब h का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, टाइम पता है, हम क्या जानते हैं, t1 है, t2 है। देखते हैं, किसी भी इंस्टेंट का y लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने t1 प्लस t2, ये जो दोनों टाइम था, यहाँ पर t1 और यहाँ पर t2, उसको ऐड करके 2u sin थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तब यूज करना है जब x और y कोऑर्डिनेट का आइडिया हमारे पास है। अब यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं, x कोऑर्डिनेट का हमारे पास ऐसा कोई खास आइडिया है नहीं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना सही नहीं रहेगा। अच्छा, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हम क्या जानते हैं, किसी भी इंस्टेंट का y जो है वो है uy_t प्लस हाफ ay का स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट का y कोऑर्डिनेट ऐसा है, मान लो मैं पहले वाले टाइम के लिए लिखूं, t1 वाले टाइम के लिए लिखूं, तो y कोऑर्डिनेट है h इक्वल्स टू uy का वैल्यू है u sin थीटा, और टाइम के प्लेस में रख देते हैं t1, हाफ ay के प्लेस में क्या रखेंगे, g रखेंगे माइनस के साथ, तो माइनस g लिख दिया, और t का स्क्वायर हो जाएगा t1 का स्क्वायर। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 बना। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं t2 टाइम पर बात करूं तो t2 टाइम पर भी y का वैल्यू h है, तो वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने क्या कर दिया, t1 t2 और h में रिलेशन लिख दिया है। अब मुझे फाइंड करना है h का वैल्यू, मुझे फाइंड करना है h का वैल्यू। h का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके देखते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करके देखूं, अब देखो मेरे को नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास 2 इक्वेशन था, मैं दोनों को ऐड करके देख रहा हूं। अब मेरे को h एलिमिनेट नहीं करना है, मेरे को h का वैल्यू चाहिए। मैं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h, u sin थीटा अगर आप यहां से कॉमन ले लोगे तो t1 प्लस t2 इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ हाफ g अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। इस तरह से लिखा जा सकता है क्या। अच्छा, ये u sin थीटा का वैल्यू ना मैं यहां से पिक कर सकता हूँ, u sin थीटा का वैल्यू मैं u sin थीटा के प्लेस में, u sin थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, इसमें g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये u sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है, पहले थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स ऑफ एच है, यू साइन थीटा के प्लेस में मैंने सब्सटीट्यूट किया जी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर एक T1 प्लस T2 पहले से बैठा है तो ये मिलके स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हाफ जी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में देखो मेरे को g/2 मेरे को दोनों में कॉमन दिख रहा है, जो भी कॉमन दिखता है ना वो कैलकुलेशन से बाहर निकाल देना थोड़ा आसान होता है। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारी कॉपी है, जितना तरह का कलाकारी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमेशा क्या करना कि जो भी कॉमन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए ना वो निकाल दिया करो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। g/2 इधर भी है, g/2 इधर भी है, तो g/2 मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, पहला टर्म है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आना ही चाहिए यार, मोदी जी को भी आता है ये फॉर्मूला, एक 2ab वाला टर्म आता है ना, तो वही वाला टर्म है जो मोदी जी भी जानते हैं। और हाँ, ये हाफ जी तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर है माइनस T1 का स्क्वायर, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, ऐसा था ना, ये जी T1 प्लस T2/2 है, ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे माइनस T1 स्क्वायर और ये माइनस T2 स्क्वायर, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, T1 स्क्वायर प्लस में T1 स्क्वायर माइनस में, T2 स्क्वायर प्लस में T2 स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ h जो है वो g/2 इंटू 2T1 T2 आ रहा है, ये 2 से ये 2 गायब कर सकते हैं, तो h का एक बहुत ही प्यारा सा वैल्यू आ रहा है g T1 T2 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे सर आपने ये क्वेश्चन अभी क्यों कराया, क्योंकि मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता था, मतलब मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि कब आपको समझ में आए, कब आपको लगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना है और कब आपको लगे कि नहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अलावा कुछ सोचना है। जब भी x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का आइडिया मिलता हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर x और y में से किसी एक का वैल्यू भी मिसिंग है तो आप कुछ अलग तरह से ट्राई करने की कोशिश करो, तो मैंने क्वेश्चन को कुछ अलग तरह से ट्राई करने की कोशिश की थी। अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर या एक नए टाइप का क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले जमीन पे रख के जो कर रहे थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, पहले जमीन पे जो करते थे ना, जमीन पे क्या कर रहे थे, जमीन पे खड़े हो गए थे और पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे थे, ये फेंक रहे थे इस तरह से। पहले हम क्या करते थे, शेयरिंग 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 सॉरी, हाँ रिज्यूम, पहले पहले हम क्या करते थे, पहले हम पार्टिकल को जमीन पे रख के ऐसे ऐसे फेंक रहे थे, अब क्या करेंगे कुछ हाइट पे चढ़ जाएंगे और वही काम करेंगे, मतलब जो काम पहले जमीन पे कर रहे थे अब अपना लेवल बढ़ गया, थोड़ा बहुत हम जान गए प्रोजेक्टाइल, अब लेवल बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, जो काम पहले जमीन में बैठ के कर रहे थे अब वो क्या करेंगे कुछ हाइट पे चढ़ के करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का मतलब है कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं h हाइट की, कोई बिल्डिंग है मान लीजिए h हाइट की, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको हमें क्या करना है, फेंकना है, पार्टिकल को कुछ अलग कलर से बना देते हैं, ये एक पार्टिकल है जिसको हमें क्या करना है, फेंकना है। अब पार्टिकल को कितने तरह से फेंक सकते हैं, एक तो पार्टिकल का फेंकना हो सकता है कि पार्टिकल को ऐसे सीधा फेंक दिया, पहला टाइप का फेंकना क्या हो सकता है, पहला टाइप का फेंकना है, फेंका है पहली बार, पार्टिकल को ऐसे सीधा सीधा फेंक दिया, ये फेंकना हो सकता है। अब ये वाला फेंकना हमने देख लिया था, जब पार्टिकल ऐसे सीधा फेंकते थे ये सीधा नीचे ऐसे जमीन पर आता था ना, अब ये ऐसा नहीं सोचना कि सर आप तो छत पे रह के अगर छत पे फेंक रहे हो तो वो तो वापस आपके ही पास आएगा, मैंने यहाँ कहीं पे फेंका है इसको, यहाँ कहीं से फेंका तो ऊपर जाके वापस नीचे आता है, ये मोशन के बारे में हमने बात कर लिया है। और कैसे फेंक सकते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि बार बार सीधा ही फेंके, मैं इसको कुछ एंगल पर ऐसे फेंक सकता हूँ क्या, मैं इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंक सकते हैं, कुछ एंगल पर, मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंक दिया। और कैसे फेंक सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली सीधा सीधा फेंक दूं क्या, ऐसे डायरेक्टली सीधा सीधा फेंक सकता हूँ। और कैसे फेंक सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नीचे भी फेंका जा सकता है क्या,
मान लो ये U1 फेंकने का तरीका, ये U2 फेंकने का तरीका और ये U3 फेंकने का तरीका, मतलब टोटल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के 4 क्वेश्चन है। टोटल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के 4 क्वेश्चन है, या तो सीधा सीधा फेंक दो। अब एक्चुअल में जब पार्टिकल को ऐसे सीधा फेंकते हैं ना, तो वो भी एक टाइप का प्रोजेक्टाइल ही है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से तुमने पार्टिकल को ऐसे सीधा फेंक दिया, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया है, ये जो ग्राउंड से एंगल है उसको तुमने 90 रख दिया क्या? ग्राउंड से एंगल 90 रख दिया तो वही क्या हो जाएगा, वही प्रोजेक्टाइल या मोशन इन द फ्री फॉल था जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो प्रोजेक्टाइल के ही मोशन के एग्जांपल है। अब इसमें ये जो रेड वाला केस है उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी बात कर चुके हैं। ये U1, U2, U3 तीनों में से किसी एक के बारे में बात करूंगा, बाकी के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब U1, U2, U3 तीनों में से किसी एक के लिए भी जैसा डिराइव करेंगे, जैसा कंडीशन आएगा वैसे ही सबके लिए करना है। या क्या करते हैं, डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल ले लूंगा, एक दो एग्जांपल जब मैं करा दूंगा ना तो आपको लगेगा कि बाकी दो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सीधा हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के क्वेश्चंस पर आते हैं। हट जाओ भाई साहब, हट जा। तो मान लो मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करूं। फर्स्ट केस में क्या है, जो पार्टिकल था, पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसका मोशन कैसा है। तो हमारा जो बेसिक है वो हमें बताता है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या होगा, बिल्डिंग के हाइट से लेकर बिल्डिंग के हाइट तक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये ऐसा कुछ मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ मूव करके जमीन पर इस तरह से करेगा। इस तरह का मोशन होगा क्या, अगर आपने पार्टिकल को कुछ थीटा एंगल पर फेंका है, नहीं फेंका है तो क्या करेंगे, अभी जाएंगे छत पर चढ़ेंगे और वहां से कूदेंगे नहीं, वहां से पार्टिकल को फेंक के देखेंगे, ठीक है। कूदने से बहुत अच्छा है कि आप पार्टिकल को फेंक के देखो। तो यहाँ पर खड़े होके पार्टिकल को जब आप यू स्पीड से ऐसे फेंकोगे तो हमारा बेसिक जो है वो ये बताता है कि पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले तो देखो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। ये जो u है इसको हम रिजॉल्व करके वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा लिख सकते हैं। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, u sin थीटा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको स्टार्टिंग में 4 वैल्यूज ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो ux का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ux का वैल्यू है u cos थीटा। uy कितना है, यहाँ पर uy है u sin थीटा। ax का वैल्यू कितना है, तो ax का वैल्यू यहाँ पर देखो, x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अलोंग y अभी भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, -g लिखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पार्टिकल को पॉइंट ए से फेंका है और ये जमीन पर पॉइंट बी पर आ रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल को आपने यहां से फेंक के पार्टिकल वापस जमीन पे गिर गया क्या, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है, पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन जो होता है ना, डॉटेड लाइन जो ए से बी को ज्वाइन करता, वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एस वाई लिख रहा हूँ। एस वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये जो मैंने एस वाई लिखा है, ये एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। वाई के अलोंग अगर आप देखोगे, सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एक्स में बात नहीं कर रहा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ए से बी को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन होता वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया क्या, तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ एच का है क्या, बिल्कुल। एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल ने क्या किया, फुट ऑफ द टावर से पॉइंट बी तक चला गया क्या, ये एक्स के अलोंग जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। पूरे टाइम ऑफ लाइट पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो u है, u का वैल्यू ले लेते हैं 50, u का वैल्यू ले लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, और थीटा मेरा फेवरेट एंगल 37 डिग्री, थीटा को मान लेते हैं फेवरेट एंगल 37 डिग्री। h का वैल्यू कितना ले लें, h का वैल्यू ले लेते हैं, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है मान लो 50 मीटर्स की, बिल्डिंग जो है वो 50 मीटर का बिल्डिंग है और यहाँ से पार्टिकल को फेंका है। अब ये वैल्यूज क्यों ले लिया सर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन, अब
अगर मैं u cos थीटा u sin थीटा के टर्म्स में वैल्यूज फाइंड करूंगा ना तो तुमको लगेगा सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वही मैं वैल्यूज के टर्म्स में बता दूंगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो u cos थीटा, u cos 37 का वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो u cos 37 हो जाएगा, cos 37 है 4/5 तो ये हो जाएगा 40। उसी तरह u sin 30 का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। ये सब मैंने फाइंड आउट करना सिखा दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ux का वैल्यू कितना है 40, u sin थीटा कितना है 30, ax 0, एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट -50 का वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है -50 का है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम कैलकुलेट करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई अगर हमसे बोले कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट, देखो जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है ना तो वाई डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं, ये याद रख सकते हो। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो वाई डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं। किसी भी इंस्टेंट का वाई कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो वो क्या होता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही कुछ लिखते हैं। अच्छा ये जो वैल्यूज मेरे पास आ गया ना उनको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल यहां से चल के ए से बी आ गया, ये एक्चुअल पाथ है जो पार्टिकल ने मूव किया है। अब ए से बी जब चल के पार्टिकल यहां पर आ गया तो y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल यहां से जाके यहां चला गया है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ए से बी को ज्वाइन करने वाला जो रेड लाइन था वो है, लेकिन सिर्फ y के डायरेक्शन में वो -50 नीचे आ गया क्या, तो y के डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में वो -50 का लिख सकते हैं। y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो uy का वैल्यू कितना हो जाएगा, uy का वैल्यू हमारे पास ऊपर की तरफ था तो प्लस में लिख देते हैं 30। ए वाई का वैल्यू कितना है, ए वाई का वैल्यू है -10, ए वाई का वैल्यू -10 है। ठीक है, वाई पता है, यू वाई पता है, ए वाई पता है, और कुछ जानना नहीं है। और हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लेते हैं कैपिटल टी। अब अगर ये जो गिवन फॉर्मूला था u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें अगर मैं सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करूं तो y के प्लेस में लिख दो -50। अच्छा ये ओरिजिन है, जहां से पार्टिकल को फेंका था वो ओरिजिन था। ठीक है, वो ओरिजिन है तो ओरिजिन से कितना नीचे है 50 मीटर्स नीचे, इसलिए -50। u sin थीटा u y का वैल्यू कितना है 30। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैपिटल टी रख दिया, माइनस ऑफ हाफ जी के प्लेस में 10 और टी का स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 6t हो जाएगा, यहाँ पर -t² हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो कैपिटल टी का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, देखो कैसे t² -16 -10 इक्वल्स टू 0। अब टाइम का वैल्यू अगर मैं वो कैलकुलेट करना है कैपिटल टी तो -b मतलब +6 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 36 -4, a का मतलब यहाँ पर 1 है और c का मतलब है -10। इस पूरे को डिवाइड करना है, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 इंटू 1 a के प्लेस में 1 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते जाना। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा +6 प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है √ओवर में 36। देखो ये हो जाएगा 4, ये 40 हो जाएगा क्या, प्लस में 40 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। तो कैपिटल टी का वैल्यू है 6 प्लस माइनस √ओवर 76 डिवाइडेड बाई 2। अब 76 √ओवर 76 का अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचा जाए, 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब ये 81 से बहुत क्लोज है क्या, मतलब ये 9 तो नहीं है लेकिन 8.8 के आसपास इसका वैल्यू मान सकते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड किया तो t अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 8.8 डिवाइडेड बाई 2। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, मतलब ये नेगेटिव वाला वैल्यू आंसर नहीं होगा, तो टाइम का सिर्फ एक ही आंसर है, वो है 6 प्लस 8.8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8.8 प्लस 6 14.8 है, 14.8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब टाइम का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 14.8 था ना, 14.8 मतलब 7.4
सेकेंड्स। ये आंसर बहुत ही ईजी है क्या? अगर आपको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड आता है तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं, ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, मान लो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया होता है रेंज फाइंड आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया होता फाइंड द रेंज। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, ए से बी जो डिस्टेंस, सॉरी ये पॉइंट सी मान लेते हैं या जी मान लेते हैं, ग्राउंड है तो रेंज का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेंज है वो जी बी का वैल्यू हो जाएगा क्या, जी से बी का जो लेंथ होगा वही तो रेंज होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, 0। अगर x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो किसी भी इंस्टेंट का x कोऑर्डिनेट सिंपल ux इनटू टाइम लिख सकते हैं ना, x के डायरेक्शन में जो स्पीड है इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मेरे को किसी भी इंस्टेंट का x चाहिए, अब मैं पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगर x कैलकुलेट करूंगा, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो x होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। किसी भी इंस्टेंट का x वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट जो था वो 40 था, और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया है 7.4। अब ये 7.4 इंटू 40 अगर आप करोगे तो वो आपके पास रेंज आ जाएगा क्या, तो रेंज का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर सोचा जाए तो कितना है, 7.4 है ना, तो 7 इंटू 4 इज 28, और ये 4 इंटू 4 इज 1.6, तो 28 मतलब 29, ये 296 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 296 के आसपास इस रेंज का वैल्यू आ रहा है, चेक कर लेना, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है कैलकुलेशन में, मैंने माइंड में कैलकुलेट करके बता दिया। मान लो आपसे कोई पूछता इसी वाले क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये सब क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अभी अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को नोटिस करोगे ना, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को नोटिस करोगे तो बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बना दूं और सिर्फ ये वाले पोर्शन को देखूं, अभी मैं जो बिल्डिंग के टॉप चल रहा है, जो बिल्डिंग के टॉप में चल रहा है वो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है क्या, बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है। अब पार्टिकल को जितने स्पीड से आप ऊपर फेंकते हो उतना ही स्पीड पे वापस आएगा ना, मतलब इस वाले पॉइंट पर कोई आपसे स्पीड पूछेगा ना तो इस वाले पॉइंट पर स्पीड वापस से क्या होगा, u होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो नहीं बदलता, वो तो हमेशा u cos थीटा रहेगा, और y के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे आ गए, जितना ऊपर जाके वापस उतना ही नीचे आते हैं, तो वापस से वही वेलोसिटी आ जाता है, बस क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पहले ऊपर के साइड में था अब नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, u cos थीटा और u sin थीटा। मतलब अगर मैं पूरे प्रोजेक्टाइल को नहीं देखूं, सिर्फ a से d वाले लेंथ को देखूं तो वो क्या हो गया, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया क्या। अब अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है तो मैं क्या करता हूं, यहां से a से g का लेंथ तो मुझे पता है 50 मीटर्स है, यहां से यहां का लेंथ कैलकुलेट करके अगर उसमें एजी कैलकुलेट कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगा क्या। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड maximum height from the ground equals to height of the building, height of the building का height plus h max for the projectile, h max for the projectile, for the projectile AD। ये जो AD वाला प्रोजेक्टाइल है उसका h max में अगर बिल्डिंग का हाइट हम ऐड कर देंगे तो मुझे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड मिल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो h max अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, अब अगर आप देखोगे तो ये A से D वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो एकदम नॉर्मल सा प्रोजेक्टाइल है। अब अगर मैं उसमें h max कैलकुलेट करूं, h max मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए, AD वाले प्रोजेक्टाइल के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। अब u साइन थीटा ये क्या है एक्चुअल में, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो u साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30,
तो यहाँ पे रख दो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, 2 इंटू जी, जी का मतलब कितना था 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900 और ये हो जाएगा 20, जीरो से ये जीरो गायब कर दो, ये 1 लिख दो, ये 45 लिख दो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट कितना आ गया 45 मीटर्स और यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 95 मीटर्स। बोलोगे सर मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बहुत ही सिंपल है भाई, देखो अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का एक्चुअल मोशन पूरा ये था, ए से गया डी पहुंचा बी आया, पूरा पूरा एक्चुअल मोशन। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ए से डी मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया, मतलब जो बिल्डिंग का हाइट था उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ये सोच लिया कि ग्राउंड अगर ऊपर होता, एडी अगर ग्राउंड होता तो ये क्या होता, ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता क्या जो अभी तक पढ़ रहे थे। अब किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कैलकुलेट करके मैंने ये हाइट कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार ये हाइट मिल गया, उसमें बिल्डिंग का हाइट ऐड कर दो, तो बिल्डिंग का हाइट है 50 और ये हाइट है 45, 50 प्लस 45 कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 95 मीटर्स का। बात समझ में आया। अच्छा और क्या पूछ सकते हैं सर इसमें, मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, जब आपने पार्टिकल को फेंका तो उसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो कितना है 40। जब आपने पार्टिकल को फेंका था पॉइंट ए से तो उसका एक्स कंपोनेंट है 40। कुछ भी हो जाए, एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, कुछ भी हो जाए किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो है वो तो 40 रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो ए से डी, ए से डी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था, ए से डी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, हमने प्रोजेक्टाइल वाले लेक्चर में देखा है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी of the particle, find the velocity of the particle just before hitting the ground, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले पार्टिकल का जो स्पीड होगा हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले, मतलब पॉइंट बी पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है हमें वो कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब पॉइंट बी पर मुझे वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट जानना पड़ेगा और पॉइंट बी पर मुझे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जानना पड़ेगा। अब एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने में तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्यों नहीं है टेंशन, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में हमें पता है कि एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही किसी भी रैंडम पोजीशन का भी वेलोसिटी है। मतलब मैं बिना कैलकुलेट किए ना वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पॉइंट बी पर कितना बता सकता हूँ, u cos थीटा बता सकता हूँ, जो 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अब जो भी जद्दोजहद करना है या जो भी दिमाग लगाना है वो पॉइंट बी पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालने के लिए लगाना है। अब देखते हैं। अच्छा अब मेरे को y डायरेक्शन में क्या करना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना है। हमें क्या क्या पता है देख लो। इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग कितना है, +30 का ऊपर के साइड में था। एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है, -10 नीचे के डायरेक्शन में। अच्छा y के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, हाँ सर y के अलोंग जब वो पूरा a से b चला गया तो y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -50 मीटर्स का है। माइनस क्यों रख रहे हैं ये समझ में आना जरूरी है, प्लस माइनस का फेयर करोगे आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर तुमने एक प्लस माइनस गलत कर दिया तो। और तो और हमने ना टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है। टाइम कितना आया था, टाइम आया था हमारे पास, टाइम 7.8 सेकेंड का टाइम आया था ना। अभी टाइम नेगेटिव कर देता, टाइम नेगेटिव कर दूंगा मतलब ब्रह्मांड चेंज करने की बात कर रहा था मैं, टाइम नेगेटिव नहीं होता है।
अब देखो यू वाई भी पता, ए वाई भी पता, एस वाई भी पता, टी भी पता, और क्या निकालना है, वी वाई निकालना है। अरे फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना, ए से बी में पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है वही तो कैलकुलेट करना है। अब मैं वी वाई के प्लेस में ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, या तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ या मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। मेरे को एस वाई पता है, ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू, सॉरी 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्शन में, एस वाई। मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान लग रहा है तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में सारे वैल्यूज आप पुट करोगे तो देखो वी वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, जब फेंका था तो वेलोसिटी कितना था, प्लस में 30, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 7.8 सेकेंड का। वी वाई का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस ये 78 आ गया क्या, 30 माइनस 78, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये -48 मीटर पर सेकेंड का आ गया क्या, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, देखो डी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, जितने से फेंका है उतना ही वेलोसिटी हो जाता है। डी पॉइंट पर अगर कोई वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट पूछता तो -30 लिख देते, सीधा सीधा बिना सोचे समझे -30 लिख देते। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को जितने वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं उतने वेलोसिटी से नीचे आता है तो -30 लिख देते। बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो जितने से फेंका उससे ज्यादा मिल गया क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि 50 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो और एक्सेलरेशन मिला तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है वो और बढ़ गया। इसका मतलब मेरे पास पार्टिकल का बी पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों आ गया। तो मैं बी पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट तो हमेशा पॉजिटिव है, वो मेरे पास 40 आई कैप है, और y कंपोनेंट कितना आ रहा है, माइनस में 48 j कैप। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अगर कोई आपसे स्पीड पूछता तो आप सिंपली क्या कर लेते, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते, 40 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कर दिया, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा मान लो कोई पूछता कि डी पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कितना है वो फाइंड करो। डी पॉइंट पर पहुंचने का टाइम अगर मेरे को कोई पूछता तो सिंपल क्या है, ये तो नॉर्मल ए से डी तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है ना, 2u sin थीटा अपॉन जी कर देते तो ए से डी का टाइम मिल जाता, बहुत ही आसान है। अब अगर मेरे से किसी ने पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मैंने रेंज कैलकुलेट कर लिया क्या, बिल्कुल। देखो रेंज अगर मैं बोलूं ये मेरा ओरिजिन है तो मेरे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाई में इस डायरेक्शन में। तो अगर ट्राइंगल लॉ से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स मिला के मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा क्या, ट्राइंगल लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए भी हो जाएगा। अब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -50 j कैप का डिस्प्लेसमेंट हुआ। माइनस जे कैप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। और x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो रेंज मैंने कैलकुलेट किया था, रेंज आया था कितना, 40 इंटू 4.8 आया था शायद, 40 इंटू 7.8, तो ये 40 इंटू 7.8 296 का आया था ये वैल्यू, 296 आई कैप, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आ जाता। डिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, वो आगे थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो भी एक और क्वेश्चन देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वैसे ही क्वेश्चन होगा, अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये बिल्डिंग है हमारा, आपका भी हो सकता है, किसी का भी बिल्डिंग है, हमने भाड़े पे लिया है उसका बिल्डिंग। एच का वैल्यू बोल दिया गया है 100 मीटर्स का। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी बताई गई है, 100 मीटर्स बिल्डिंग की हाइट है। और यहाँ पे पार्टिकल को रखा हमने और क्या कर दिया, ऐसे सीधा सीधा फेंक दिया, एकदम सीधा सीधा। कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को सीधा सीधा फेंक दिया। अब पार्टिकल का मोशन क्या होगा, पार्टिकल का मोशन अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा होगा, इस तरह से।
अब ये पार्टिकल का मोशन है। अब इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्डिंग के टॉप से लेके जहां पे पार्टिकल गिरा, ये डिस्टेंस को ही रेंज बोलेंगे, रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से यहां गिरने का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम ऑफ लाइट। अब कभी भी प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यूएक्स। यूएक्स कितना है, 50 मीटर डायरेक्टली अगर मैंने हॉरिजॉन्टल के अलोंग में फेंका तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। इस बार यूवाई 0 है क्या, इस बार सॉरी इस बार ui का वैल्यू 0 है क्या, क्यों सर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये तो मेरे पास जो था 50 का कंपोनेंट अगर आप इधर निकालोगे तो 50 cos 90 लिखेंगे ना, cos 90 0 होता है। तो ui का वैल्यू क्या है, 0, मतलब y के डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं, सिर्फ y के डायरेक्शन में या वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन -g है या -10 है, जो भी है। और x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब फिर से जब भी टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप y डायरेक्शन का मोशन देखें। अगर मैं पूरा टाइम ऑफ लाइट के बारे में बात करूं तो y में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो -100 का हुआ क्या, पार्टिकल ने 0,0 से -100 को नीचे आ गया। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -100 का है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। जब भी आपको टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है ना, तो y डायरेक्शन में आप क्या करो, y डायरेक्शन में आप उसका मोशन एनालाइज करो। अब y डायरेक्शन में पूरे टाइम ऑफ लाइट में कितना नीचे आ गया, y में पूरे टाइम में नीचे आ गया -100। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। प्लस हाफ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो -10, और t का स्क्वायर के प्लेस में कैपिटल T का स्क्वायर रख देते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो -200 जो है वो -10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये माइनस और इसको गायब कर दो, 0 से 0 गायब हो गया अगर, तो t का वैल्यू √20 आ गया क्या, तो ये मेरे पास टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू आ गया, √20। अब ये √20 जो है ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, 45 का स्क्वायर होता है 2025, तो ये 45 के बहुत क्लोज आ रहा है क्या। अब अगर ये 45 के बहुत सॉरी 4.5 के बहुत क्लोज है, 4.5 तो नहीं है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4.4 मान लेता हूँ, तो मेरे पास टाइम ऑफ लाइट कितना आ गया, 4.4। अब अगर मेरे से कोई पूछता कि रेंज कैलकुलेट करके बता दो भाई साहब, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, पूरे टाइम ऑफ लाइट में एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जितना आगे बढ़ जाता है उसी को तो रेंज बोलते हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई पूछता कि रेंज कितना है वो बता दो, तो पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, 50, और टाइम ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली कितना लिया, 4.4। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 50, ये 220 मीटर्स हो जाता क्या, ये रेंज हो गया। अगर तुमको चीजें समझ में आ गई हैं तो तुमको लग रहा होगा सर एक जैसी प्रॉब्लम बार बार करा रहे हैं, बस तुमको काइनेमेटिक्स के जो बेसिक इक्वेशंस है वो अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, मान लो किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर या फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल just before hitting the ground, particle just before hitting the ground, find the speed of the particle just before hitting the ground। ग्राउंड को हिट करने के टाइम पर पार्टिकल का क्या स्पीड है, मान लो ये किसी ने हमसे पूछे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, एक्स के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल के वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, वो तो 50 रहेगा। अच्छा, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अच्छा, हमें पता है कि y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 लिख दिया। मुझे y का वेलोसिटी, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है कितने टाइम पर, तो 4.4 सेकंड पर कैलकुलेट करना है। ay का वैल्यू कितना है,
ए वाई का वैल्यू मेरे पास -10 है, इनटू टाइम के प्लेस में रख दो 4.4, तो y डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो -44 आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस क्या बता रहा है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो vy का वैल्यू -44 लिख दिया। अब मुझसे वेलोसिटी वेक्टर कोई पूछता तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, vx i कैप, वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो v वेक्टर अगर कोई पूछेगा तो v वेक्टर में क्या लिख देंगे, v वेक्टर ऐसा लिख देंगे, v वेक्टर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होता 50 i कैप -44 j कैप। अब क्वेश्चन में मेरे से ना स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड का मतलब हो गया आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ना, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं लेकिन ये सब चीजें बार बार रिपीट हो रही है इसीलिए, कभी कभी वो क्या पूछते हैं, फाइंड द एंगल, फाइंड द angle, find the angle with which the particle will hit the ground, the particle will hit the ground। हमसे वो कभी कभी क्या पूछेंगे, फाइंड द एंगल विथ विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, मतलब एंगल ढूंढने का बोलते हैं जिस एंगल से पार्टिकल क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। अब ध्यान से देखना, जब पार्टिकल ने क्या किया था, पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्चुअल में चलता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्चुअल में चलता है उसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन वैसा ही होता है क्या, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्चुअल में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर उसी तरफ है। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो उस जो वेलोसिटी वेक्टर है ना वो ऐसा कुछ होगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में v वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये यहाँ कहीं पर ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और इस तरफ कहीं वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। अब अगर v वेक्टर जो है वो वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का वेक्टर सम है, इसका मतलब vx वेक्टर और vy वेक्टर, ये vy वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा होता ना, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास vx वेक्टर पार्टिकल के वेलोसिटी का x वेक्टर इस तरफ है ऐसा, और पार्टिकल के वेलोसिटी का y वेक्टर इस तरफ है vy वेक्टर, मैं पैरेलल में वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। vx वेक्टर और vy वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वही तो v वेक्टर है ना, तो ये जो है वो v वेक्टर है क्या। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल पे वो हिट कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर वो हिट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा मेरे को फाइंड करना है। अब अगर आप ध्यान से ये ट्राइंगल को देखोगे तो ट्राइंगल ऐसा है, ये vx है, ये vy है और ये v वेक्टर है, और ये एंगल थीटा फाइंड करना चाहते हैं। अगर मेरे को vx पता है, मेरे को vy पता है, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, vy डिवाइडेड बाई vx, मैं vy डिवाइडेड बाई vx लिख सकता हूँ ना। अब मेरे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी था, मेरे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी था, वेलोसिटी का x भी है, वेलोसिटी का y भी है, तो अपन tan थीटा को क्या लिखेंगे, अपन tan थीटा को लिख देंगे tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमारे पास कितना है 44, ठीक है, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है मैग्नीट्यूड, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 25, मतलब थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan को उधर भेजेंगे तो ये tan का इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 22 डिवाइडेड बाई 25, ये एंगल है जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे। अच्छा, अब जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें हो सकता है उसमें मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूं, आप सॉल्व करके मेरे को सोल्यूशन खुद से भेजना, आप जो भी फाइंड आउट कर सकते हो ना वो फाइंड करने की कोशिश करो। हमने क्या कर दिया, हमने पार्टिकल को सीधा रख लिया, मतलब पार्टिकल को कुछ एंगल पर ऊपर फेंक दिया, तो अब क्या करते हैं, मान लो ये जो पार्टिकल है
ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल को कुछ एंगल पे नीचे की तरफ फेंक रहा है ऐसे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल था हमारा, ये क्या कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री नीचे पर 50 मीटर पर सेकेंड से मैंने पार्टिकल को फेंक दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसको रिजॉल्व करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अभी भी 50 cos 37 रहेगा, u में कोई चेंज नहीं हुआ। यू वाई में भी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, u sin 37 है। लेकिन ux मेरे पास अभी भी 50 cos 37 का है। uy जो अब है ना, अब इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो बस आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस पुट कर दोगे, u sin 37, या आप क्या करोगे, -50 sin 37 यूज करोगे। बस इतना ही चेंज आएगा। ए वाई का वैल्यू अभी भी -10 है और ए एक्स का वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। अब इसमें आप जो भी फाइंड कर सकते हो, क्या क्या फाइंड कर सकते हो, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना टाइम ऑफ लाइट, फिर फाइंड करना रेंज, फिर फाइंड करना एंगल विथ विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। इतना जब आप फाइंड कर लोगे, आप सोल्यूशन मेरे को भेज सकते हो, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा कि सही है या गलत है। तो इतना ही रहने देते हैं आज। ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट हो गया, ये कोशिश करना है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से देखेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में आपको इतना ही कुछ जानना है। देखो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा। वेक्टर से इंटीग्रेशन से कैलकुलस से आगे बढ़ो और इनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई भी डाउट होता है तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।